हाँ जी, मैं क्या बता रहा था अभी आपको वृंदा? हाँ, कि इंडिविजुअल अगर आप फोर फीचर इशू लेकिन तभी चूज कर पाओगे जब आपने उसकी पहले से प्रैक्टिस कर रखी। तो शेयर्स में जो 6 मार्कर क्वेश्चन आता है उसमें नॉर्मली दो ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिव आ गए, ठीक है, या तो दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिव आ गए, दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन। या एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक, जैसे अभी परीक्षा ने बताया, कि फोर फीचर रीइश्यू के तीन छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, दो दो मार्क्स के। तो अगर आपको पता है कि ये ऑप्शंस आएंगे, तो पहले ही अपना माइंड फाइनल कर लो ना कि हाँ मैं चलो पहले फोर फीचर इशू की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि कल को अगर फोर फीचर इशू का जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, फिर मैं उसको अच्छे से टाइमली कर पाऊँ। ठीक है परीक्षा। अब आपने दूसरी जो प्रॉब्लम बताई थी कि सर क्वेश्चन तो कर लिए लेकिन टाइम बहुत निकल गया उसमें। ठीक है, तो अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो फोर फीचर रीइश्यू के सारे क्वेश्चंस के साथ में स्टार्टिंग टाइम लिखना, टू चेक। जो भी प्रैक्टिस करोगे, आप थोड़ा सा टाइम ना अलग से देना फोर फीचर रीइश्यू के ऊपर, ये सिर्फ थोड़े से फोर फीचर रीइश्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, एंड सी के कितना टाइम लग रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस रहे हो। क्लियर है? समझ आया? और जो एग्जाम के क्वेश्चंस आपने करे थे, सबसे पहले उन्हीं को करना, बिना रिवाइज करे। बिना रिवाइज इन द सेंस कि अभी दोबारा से आपको बैठ करके पहले, और ये नहीं कि पहले बाकी प्रैक्टिस करती हूँ फोर फीचर इशू की फिर इसको उठाऊंगी, नहीं। सबसे पहले तो वो तीन क्वेश्चन दोबारा करो। मान लो जैसे अभी क्लास खत्म हुई, अभी क्लास आंसर, खत्म। हाँ लेकिन जी। आंसर तो देख लो ना, गलती मैंने क्या करी वो तो नहीं एनालाइज नहीं करके नहीं, करूँ ना। सबसे पहले वो क्वेश्चंस दोबारा करो। देखो अब कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, मान ले जैसे क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होते ही वापस पेपर उठाया, और सिर्फ वही वही वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। सिर्फ वही क्वेश्चन उठाओ और करो, बिना कुछ रिवाइज करे, बिना कुछ रिवाइज करे। और फिर देखो टाइम कितना लग रहा है। आपका टाइम का प्रॉब्लम था ना, तो पता चल जाएगा कहाँ अटक रहे हो। तीन पार्ट है, तीनों पार्ट का टाइम अलग से नोट करना। आपका 2 मार्क्स का वो है क्वेश्चन है, तो आपका 4 मार्क्स लगने चाहिए, सॉरी 4 मिनट लगने चाहिए एक पर्टिकुलर पार्ट में। देखो कितना टाइम लग रहा है, और हर क्वेश्चन हर पार्ट के बाद नहीं देखना कितना है, पहले एक बार तीनों कर लो टाइम नोट करके, फिर बाद में एनालाइज करना। और ये चीज तब भी है जब आप सैंपल पेपर करोगे। हर ये नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद देखने लग जाओ, अच्छा इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया मुझे, नहीं। उस समय सिर्फ टाइम नोट करना है, उस समय एनालाइज नहीं करना है। एनालिसिस सारा पेपर करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो जब पेपर कर रहे हो तो फोकस करना है पेपर के ऊपर, कि मेरे पेपर में क्वेश्चंस जो है मैं उनको फोकस करके, क्योंकि अगर आप वो करने लग जाओगे ना एनालिसिस, तो आपका फोकस खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन ही याद नहीं आएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या था। तो उस समय कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि हाँ भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब आप सैंपल पेपर अभी स्टार्ट करोगे, पहला फोकस होना है पेपर पूरा आना चाहिए। 80 मार्क्स का पेपर मेरे को पूरा आता हो। ठीक है, अभी हमारा फोकस टाइम के ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम पहले फोकस करना है कि सारा पेपर आता है कि नहीं आता है। लेकिन हमें टाइम वाली चीज पता चल सके आगे कि हम किन चीजों पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उसके लिए नोट अभी से करना पड़ेगा, कि टाइम नोट करते हुए चलो हर क्वेश्चन के साथ। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? मैंने आपको बताया सैंपल पेपर इज द राइट टाइम टू सी कि आपको किस तरीके से पेपर देना है, क्या आपको पैटर्न बनाना है। तो जो हिट एंड ट्राई करना है अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरुणिमा पेपर हो गया तेरा? अभी नहीं हुआ? ओके। स्निग्धा, जैसे परीक्षा ने एक पॉइंट बताया, टेल मी व्हाट व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, तुझे क्या लगा कि यार ये गलती हुई? सर मेरे एमसीक्यूज में ना पता नहीं आंसर कभी कभार मैच नहीं, मतलब मेरा जो आंसर आता है और ऑप्शंस जो दिए होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस में मैच नहीं होते, तो तो वो एमसीक्यूज मुझे किस थोड़े टाइप और के प्रैक्टिस। क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस है, क्या वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। है? एक एग्जांपल दे, कोई सा एक एग्जांपल, जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसमें ऐसे मैच नहीं हुआ। जैसे एडमिशन का एक क्वेश्चन था, उसमें रेशियो निकालनी थी, न्यू रेशियो निकालनी थी, वो मेरी मैच नहीं हुई थी एक भी ऑप्शन से। तो उसमें फिर टाइम मेरे को लग रहा था कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसको छोड़ देती हूँ, बाद में चली जाऊंगी, बाद में जब टाइम बचेगा वापस कर लूंगी। अभी तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस भी बचे हैं, उनमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर राइट। लास्ट में टाइम नहीं बचा,
तो मैंने एटलीस्ट कुछ लिखने के लिए एक ऑप्शन तो लिख दी थी कि चलो एग्जैक्टली तो जो नियरेस्ट ऑप्शन लग रहा होता है ना कि हाँ हाँ यार ये लग रहा है, ये ठीक सा लग रहा है, कुछ भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कोई भी चूज कर लो, बट करके जरूर आना, खाली मत छोड़ के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे एग्जाम में। ठीक है। तो कभी भी आपको कौन बनेगा करोड़पति खेलना है जब आप सेफ जोन में होते हो, है ना, कि आप इससे नीचे तो जा नहीं सकते, याद है ना। मैं तो देखना छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया। लेकिन कुछ होता था ना कि ये इतने पड़ाव पे आ गए हो आप, ये रीच टू दैट पर्टिकुलर लेवल के, अगर मैं गलत भी दे दूंगा आंसर तो आप, आपके कोई पैसे कटेंगे नहीं, सेम चीज आपके तो कटेंगे ही नहीं ना, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको तो पता ही है कि भाई कुछ भी तुक्का मार के आ जाओ सही हो जाएगा, कुछ परसेंटेज सही होने का ही है ना, मार्क्स मिलने का ही है ना, मार्क्स कटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं दे के आओगे तो जीरो है। तो ये जरूर इंश्योर कर लिया करो कुछ तुक्का मार के आओ जाए। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट स्निग्धा ने जो बोला, कि अगर नहीं समझ आया, नहीं आंसर मैच करा, कोई बात नहीं, मूव ऑन। लेकिन स्निग्धा इसका एक तरीका सही करने का पता है क्या है? पेपर जब आपका हो गया उस समय मैच नहीं हो रहा, जब आप घर आते हो ना, घर पे आके दोबारा ट्राई करो और फिर देखो कि अब आंसर निकल पा रहा है या नहीं। अगर घर पे आके आंसर निकल पा रहा है तो इसका मतलब आप उस समय थोड़े प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए। आपको कॉन्सेप्ट आता था, और ऐसा बहुत बार होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन कई बार आप प्रेशर में होते हो और आपका दिमाग नहीं चल रहा होता। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि रीजन क्या था, क्या आप प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए, या आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं था। अगर मान लो उस समय भी नहीं हुआ, फिर आपने वापस बुक में रिवाइज करो कि या जो बुक में इन द सेंस कि जो मेरे आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स को देखो कि मैंने क्या तरीके बताए थे, कौन से वाला है इसमें से, साइलेंट नॉन साइलेंट, याद आ रही है चीजें। ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो क्या आप ठीक तरीका कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे तो क्या गलती करी। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप पेपर देके आते हो ना, कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर दिया ओ बंद करो और मेरे को देखना भी नहीं इसकी तरफ, है ना। क्या क्या मतलब मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, अगले वाले पेपर पे फोकस करेंगे, बंद कर दो इसको। मैं कहता हूँ बंद करो, लेकिन वाइंड अप करने से पहले ना 1 घंटा या आधा घंटा जो भी दे सकते हो, ठीक है, आई लीव इट अप टू यू गाइस, मतलब सबका अपना अपना होता है। आधा घंटा भी दे सकते हो ना, तो आधा घंटा उस समय दे दिया करो। उस समय आधे घंटे देने से फायदा ही हो जाता है, आप अपना पेपर को दोबारा से रिविजिट करते हो ना, तो उस समय तो ताजा ताजा होता है, आपको पता है आपने क्या किया है। बाद में जब उसको रिवैल्यूएट करने बैठोगे, जब आंसर शीट आएगी ना, तो आधी बातें तो भूल चुके होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो इसलिए कोशिश क्या करो, एटलीस्ट हाफ एन आवर दे दो, ज्यादा नहीं तो हाफ एन आवर में बैठ करके अपना पेपर को रिविजिट करो और देखो कि मैंने कहाँ क्या क्या गड़बड़ करी, और वो नोट कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो चीजें याद रहे। नोट जरूर किया करो, नोट नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। ये इन सब चीजों के लिए एक अलग से कॉपी के पीछे एक जगह नोट करा करो, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट किया करो, ताकि नेक्स्ट पेपर से पहले वही चीजें मैं दोबारा पढ़ के जाऊं। ठीक है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। तो उस समय अगर हाफ एन आवर दे दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। वृंदा एक बात, बहुत सारी नहीं, एक। सर मेरे पास ना टाइम कम था और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एमसीक्यू बचे थे। तो मैंने क्या करा, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी छोड़ा कि कुछ नहीं होता, पहले एमसीक्यू कर लेती हूँ। उसमें ज्यादा स्कोप है मेरे पास कि अगर ये सही हो जाएंगे तो फिर भी 3 मार्क्स को अगर मैं एक बार छोड़ दूंगी तो कुछ नहीं होगा। बट शायद मुझे ना वो 3 मार्क्स से कर लेने चाहिए थे, लाइक स्टार्ट कर लेना चाहिए था, उनको लिख देना चाहिए था कि कैसे स्टार्टिंग होती है। फिर मैंने वो छोड़ दिए और एमसीक्यू ओके। पे मूव ऑन कर लिया था। तो अगर ऐसी सिचुएशन, पहली बात तो आनी नहीं चाहिए कि आपका इतना पेपर छूट रहा है, कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एमसीक्यू, इतने सारी चीजें आपकी छूटी हुई हैं, तो ऐसी पहली बात है, सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। तो पहली तो उस चीज के ऊपर वर्क करो कि ये कैसे अवॉइड होगी। ठीक है। उसको अवॉइड करने का तरीका सिंपल सा है। आप अगर अपना एक टारगेट बना के चलोगे कि 1 घंटे बाद मेरा 30 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए, आप अगर इस चीज की आदत डालोगे तो ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे करके, मैं नहीं कह रहा एकदम से टर्न अराउंड हो जाएगा और आज आज से चेंज हो जाएगा, करके देखो आज से चेंज हो गया, आज से नहीं होगा, टाइम लगेगा, आदत पड़ी हुई है, उसको एक नई आदत डालने में टाइम लगता है। ठीक है। तो अगर आप ये रेगुलर देखने की आदत डालोगे कि 1 घंटे बाद मेरा 30 मार्क्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन ऑटोमेटिकली आप ये जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, नंबर 1। ठीक है। लेकिन बाय चांस चलो ऐसा हो भी गया कि अगर आपके पास टाइम कम है, देन यू हैव टू सिलेक्ट कि मेरे को कौन सा वाला क्वेश्चन करना है, क्या मुझे एमसीक्यू उठाना चाहिए, क्या मेरे को बड़ा वाला क्वेश्चन उठाना चाहिए। आई वुड से जो क्वेश्चन आता है वो उठाना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन करके आने से फायदा नहीं है। अगर मेरे को क्वेश्चन आते नहीं थे, मैं सारा क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूँ, फायदा क्या, तुक्का मार के गलत करके आ गया।
जो पहले आता है पहले उसको करो। अगर 1 मार्कर आता है तो 1 मार्कर करो, लेकिन ऑब्वियसली 1 मार्कर फिर 1 मार्कर के हिसाब से होना चाहिए ना, कि टाइम कम लगे जिसमें। अगर 1 मार्कर बहुत बड़ा है, आपको आता है लेकिन बहुत बड़ा है, और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो पहले ट्राई करो कि कोई छोटा क्वेश्चन आता है क्या जो टाइम में हो जाए। अगर छोटा क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो फिर जो आता है वही करो भाई, अननेसेसरी जो नहीं आता उसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे। तो इट्स नॉट अबाउट कि पहले 3 मार्कर शुरू करो, या मतलब ऐसे टाइम पे, मैं ऐसे टाइम की बात बता रहा हूँ जब आप फंस गए हो। तो इट्स मोर अबाउट कि आपको जो आता है पहले उसको करो। 3 मार्कर आप अगर आप उठा रहे हो लेकिन आपको आता नहीं है, तो फायदा क्या है अननेसेसरी, मतलब दूसरा क्वेश्चन जो आते हैं पहले उनको ट्राई कर लो। हमेशा जब भी पेपर करते हो, जो ऑर्डर की हम बात करते हैं ना, आगे से शुरू करें पीछे से शुरू करें, अरे आप जहां मर्जी से शुरू करो पहले, लेकिन क्वेश्चन करना वही है जो आते हैं। अगर आप पीछे से भी शुरू कर रहे हो, तो अगर सबसे आखिरी क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो मैं उसको छोड़ दूंगा पहले, उससे फिर उससे नेक्स्ट वाला देखूंगा कौन सा है। तो जो आते हैं हमेशा पहले करने वही है, ताकि मैक्सिमम टाइम आप उन क्वेश्चंस को दे पा रहे हो जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है और जिनमें आपके मार्क्स आ सकते हैं। फिर उनको उठाओ जिनको आपको, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते या जिनमें आपको दिक्कत आ रही थी। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रत्युष, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन? मेरे लाइक एमसीक्यूज और जो लॉन्ग आंसर वो तो ठीक जाते हैं, लेकिन जहाँ मेरी मिस्टेक आती है लाइक 4 मार्कर्स में, स्पेशली जब कोई पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता है, उसमें बैलेंस शीट या कैश बुक बनानी होती है, जब मेरा आंसर नहीं आता तो लाइक मैं थोड़ा पैनिक करना शुरू कर जाता हूँ। देन मुझे लगता है कि टाइम कम हो रहा है, तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाता हूँ। देन एंड में मैंने रियलाइज कि मुझे ये वाले भी करने, फिर टाइम बहुत कम होता है तो। ओके, मैं समझ गया तेरी बात। ये जो तूने पैनिक वाली सिचुएशन बोली ना प्रत्युष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों के साथ होती है, कि हम क्वेश्चन करते करते एकदम पैनिक कर जाते हैं। पैनिक पता है क्यों हो रहा होता है? अरे यार बहुत टाइम लग गया इसके अंदर, एक तो रीजन ही होता है। और फिर भी खत्म नहीं होके दे रहा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ बहुत टाइम लग गया, फिर भी उसके बाद भी क्या होता है, अबे खत्म ही नहीं हो रहा है, तो यार क्वेश्चन ही खत्म नहीं होके दे रहा है और इतना टाइम भी लग गया है, और पता नहीं आगे का कैसे होगा। एक तो ये होता है। दूसरा पैनिक होता है, यार ये समझ ही नहीं आ रहा है, मैच क्यों नहीं होके दे रहा है, या ये आ नहीं रहा। तो एक तो टाइम की वजह से पैनिक होता है, दूसरा होता है क्वेश्चन की वजह से पैनिक होना, कि मेरा आंसर क्यों नहीं आके दे रहा है। सही बोल रहा हूँ प्रत्युष? यही वाला प्रॉब्लम होता है। अभी जो तूने एग्जांपल दिया, यस। उसके अंदर तेरा टाइम से ज्यादा तेरा आंसर मैच नहीं कर रहा या आंसर आ नहीं रहा, उसकी वजह से पैनिक हो रहा था। ठीक है, एक काम तूने अच्छा किया, जो है मूव ऑन। वो तो तूने अच्छा किया, ये चीज याद रखनी है, मैंने 2 वर्ड बोले थे ना, मूव ऑन। कभी भी फंस जाते हो, और ये मूव ऑन वाली चीज सिर्फ अपनी एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है, ये लाइफ में भी चलती है। कहीं भी फंस जाते हो किसी भी सिचुएशन में, तो उसको पकड़ के नहीं रहना है, मूव ऑन करो वहां से। ठीक है, सेम चीज अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, मूव ऑन, ये नहीं कि उसी में करके आज तो करके रहूंगा इस क्वेश्चन को, कैसे नहीं होगा, नहीं, आगे बढ़ो और क्वेश्चंस के ऊपर जाओ। आधे से ज्यादा टाइम ऐसा होता है सब कॉन्शियसली वो आपके माइंड में चल रहा होता है, आपको पता भी नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है ना आधा बीच में, वो सब कॉन्शियसली पीछे चल रहा है। कभी कभी तो आधे रास्ते में जाके याद आता है, ओबे ये ऐसे होना था, वो दूसरा क्वेश्चन करते करते याद आ जाता है, बहुत बार होता है ऐसा। ठीक है, और अगर नहीं भी आता तो बाद में देखेंगे। अब प्रत्युष ने कहा कि सर उसका एक अलग प्रेशर बन जाता है, कि जो क्वेश्चन रह गया वो तो करनी करना है, और जो ये आधा छोड़ दिया उसको भी करना है, तो इसका एक अलग प्रेशर है। ओके, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। जिस दिन ये समझ आ जाएगा ना, जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ है, यानी हर बच्चे को किसी ना किसी चीज में दिक्कत आ रही होगी, उसने क्वेश्चन छोड़ा होगा और वो भी वापिस आएगा। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि मैं सब 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 हम सारे लोग एक ही बोट में हैं, सब एक जैसी सिचुएशन में, जब ये समझ आ जाएगा, तो ये जो प्रेशर है ये ऑटोमेटिक रिलीव हो जाता है। एंड आई एम गिविंग यू वन लाइव एग्जांपल। जब मैं सीए की तैयारी करी थी, मैंने जब सीए का पेपर देने गया था, मैंने शायद पहले भी बताया होगा 11th में, आई एम नॉट श्योर मैंने बताया था कि नहीं। तो एक एफएम का पेपर होता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सीए में क्या होता है कि अगर आप एक पेपर में फेल हुए तो पूरा ग्रुप बेकार। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप बाकी सारे पेपर में पास हो गए तो ठीक है सिर्फ उसी को देना जो फेल हुए, नहीं। अगर आप एक भी पेपर में फेल हो गए तो पूरा ग्रुप बेकार हो गया, फिर आपको पूरा ही ग्रुप दोबारा देना है। अब मैं वहां बैठा हुआ हूँ, एफएम का पेपर है, उससे पहले मेरे 2-3 पेपर हो चुके थे और बड़े अच्छे गए थे, मैं बड़ा खुश था। और जब एफएम का पेपर देने गया, एफएम का पेपर पता नहीं क्यों पहले से साइकोलॉजिकली ना मेरा वो था कि यार ये ना समझ ही नहीं आती, ऊपर से निकल जाता है, तो काफी हद तक रट के भी गया था मैं। हालांकि प्रैक्टिकल होता है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता था उस समय तक।
तो जब मैं पेपर देने गया, पेपर देख रहा हूँ मैं, यार ये तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे कौन से आए हैं। मैं आई एम टेलिंग यू लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा था ये तो जिंदगी में आज तक देखे ही नहीं है। और एफएम में पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, ऐसा लगता था ये नए क्वेश्चन आ गए यार, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा आज तक क्या है। आई डोंट नो व्हाई इट यूज्ड टू हैपन, बट इट यूज्ड टू हैपन। एंड मैं देख रहा हूँ यार, ये तो ऐसा लग रहा है दूर दूर तक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है ऐसा। एक तो होता है ना कि चलो क्वेश्चन तो देखा देखा सा तो लगे, क्वेश्चन ही देखा हुआ नहीं लग रहा यार। तो आई वाज लाइक शिट मैन, होता है ना, ये अटेम्प्ट भी किया और 6 महीने बेकार। आपके दिमाग में ना ऐसी चीजें चलने लगती हैं एग्जाम में बैठ के, अबे यार एक पेपर के चक्कर में, इसके चक्कर में फिर से 6 महीने बेकार, और जो मेरे बाकी 3 पेपर अच्छे हुए थे, क्या भरोसा अगली बार वो पेपर अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या चीजें दिमाग में आने लगी। एंड यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव, पता नहीं उस समय क्या हुआ, मेरा एकदम ना ऐसे शक्ल ऐसे ना, ऐसे देख के मैंने परेशान हो जा रहा हूँ, परेशान हो जा रहा हूँ, बहुत नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। 1-2 मिनट ना मेरे इतने नेगेटिव गए थे, ऐसा हो रहा था कि बस यार बंद करो पेपर, नहीं हो रहा कुछ। एंड फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम मैंने ऐसे मुंडी ऊपर करी और देखा सारे ही परेशान। वो सीरियसली मैं ऐसे देख रहा हूँ, सारे सारे ना इधर उधर ही देख रहे हैं, कुछ कोई कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सारे परेशान है यार, सबकी शक्ल पे दिख रहा था कि किसी को नहीं आता। तो आई वाज लाइक अच्छी बात है किसी को नहीं आता। जब किसी को नहीं आता तो फिर मेरे को भी नहीं आता तो परेशानी नहीं है ना, फिर तो प्रॉब्लम नहीं, वी आर ऑल इन द सेम बोट। तो वो भी तुक्के मार रहे हैं, मैं भी तुक्के मार रहा हूँ, क्या हो गया। तो उस दिन मैंने ये लर्निंग सीखी थी बहुत बड़ी, जो मैं आपको कई बार शायद 11th में बोलता था, अगर मुझे नहीं आता तो अज्यूम करा करो किसी को नहीं आता। समझ रहे हो ना, वी ऑल आर इन सेलिंग इन द सेम बोट, हम एक जैसी ही बोट में। अगर मेरी बोट में छेद है तो दूसरी की बोट में भी छेद है, वो मैं डूबूंगा तो वो भी डूब रहा है। अब मुझे अपनी बोट बचानी है, तो मैं किस तरीके से बचा सकता हूँ उसको देखना है, समझ में आ रहा है। तो प्रत्युष अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये मत घबराया करो कि हाय मेरे को जो करने हैं वो तो करने ही करने हैं, वो पुराने वाले भी करने हैं। जो तेरे को करना है वो बाकियों के साथ भी सिचुएशन है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि सिर्फ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या होता है, हम ना इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए बना देते हैं, हमें लगता है हम ही ऐसे हैं कि हमें भी पुराना वाला भी करना है, बाकियों का तो हो गया होगा, मेरा वो पुराना भी रहता है। ऐसा नहीं है भाई, हम सारे एक जैसी वोट में सेल कर रहे होते हैं। कई तुमने हो सकता है एक क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा हो जो नहीं आया हो, किसी और ने 6 छोड़ा होगा, किसी ने 8 छोड़ा होगा, पर सभी के क्वेश्चन कुछ ना कुछ छोड़े हुए होंगे जिनके आंसर्स नहीं आए होंगे। तो जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। ठीक है प्रत्युष। सो नेक्स्ट टाइम यस। कभी भी ऐसा हो रहा हो ना, तो दिमाग में हमेशा ये बात रखना, कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल। पहली चीज तो एक्सेप्ट इट एज इट इज नॉर्मल, ये होना है कि आपको कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनका आंसर नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको बाद में कर रहे हो, तो उसको लेकर के ये परेशान नहीं होना कि हाय मेरे क्वेश्चन छूटा हुआ है। इट इज ओके, छूटा हुआ है तो बाद में करेंगे। एंड यही तो आपने अच्छा काम किया कि आप मूव ऑन कर गए। अगर आप मूव ऑन नहीं करते तो आगे के भी छूट जाते। तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। क्लियर है। तो उस चीज का प्रेशर नहीं लेना है, ये याद रखना है कि मेरा छूटा हुआ है, औरों का भी छूटा हुआ है। ठीक है। कभी भी पेपर में फंस जाते हो, दिक्कत आ रही होती है, हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने अगर इतनी मेहनत करी है, मैं पूरे साल में इतनी मेहनत करता हुआ आया हूँ, और पेपर से पहले भी मैंने इतनी मेहनत करी है, अगर मुझे नहीं आ रहा ना तो किसी को नहीं आता। एंड पता नहीं मैं वही कह रहा हूँ, कहानी पूरी बताई थी कि नहीं बताई थी। कई बच्चे थे पेपर के बीच में ही उठ के चले गए कि छोड़ यार कुछ नहीं होना, अब तो बेकार हो गया टाइम, 3 घंटे यहाँ क्यों खराब करूँ, इससे अच्छा पार्टी करूंगा बाहर जाके। है कि अब तो बेकार हो ही गया, कुछ नहीं होना। कई लोग उठ के चले गए थे, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली। जैसे होता है ना मिनिमम टाइम आधा घंटा 1 घंटा जो होता है बैठना, उसके बाद भग लिए सारे, आधी क्लास खाली हो गई थी। एंड यू वोंट बिलीव, क्योंकि जब पेपर ही इतना डिफिकल्ट आया था और सब सब बच्चों का भी मैक्सिमम ऐसा हुआ था, अब ये थोड़ी ना कि वो सबको ही फेल कर देंगे, उनको भी तो एक मिनिमम परसेंटेज निकालनी है ना, मिनिमम कुछ ये बनाने हैं भाई, चाहिए मार्केट में, कहाँ से आएंगे नहीं तो। तो फिर ऐसे केसेस में क्या करते हैं वो लोग, इजी मार्किंग करते हैं। ठीक है। प्लस कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं। ठीक है। ग्रेस मार्किंग भी देते हैं। ग्रेस मार्किंग सुनिए ना, जैसे कुछ 2 मार्क्स 4 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए वो, लेकिन डिपेंड करता है कि जितने मार्क्स आपके और ओवरऑल आए हैं उसके हिसाब से देते हैं। ठीक है।
तो अगर ज्यादा टफ पेपर होता है तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो यू वोंट बिलीव, मेरे 50 मार्क्स आए थे उसमें आउट ऑफ 100, जहां मुझे पास होने के लाले हो रहे थे कि मैं 33-40 मार्क्स भी ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में कभी फंस जाते हो तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, याद रखना, सर ने बताया था अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। और अपना बेस्ट दिखे आओ। एग्जाम में जिस समय होते हो ना, उस समय सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए, मैं जो सबसे बेस्ट कर सकता हूँ वो करूँ। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तब भी मेरा हमेशा यही होता है कि जब आप पढ़ाई करो तो यू शुड गिव योर बेस्ट। कई बच्चे ना बहुत रोते हैं, सर मेरे यहाँ ना लाइट नहीं आती, बार बार चली जाती है। ये पुरानी कहानी हो गई, अब तो सबके इन्वर्टर लगे हुए हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चे होते हैं, सर मेरे यहाँ माहौल नहीं है, बहुत शोर होता है, साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है, शोर ही होता रहता है, मेरा फोकस ही नहीं बनता। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि बहुत प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। ठीक है, किसी के पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, किसी के फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम। और एक चीज जिस दिन समझ आ जाएगी ना, सिर्फ आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन ये समझ आ गया ना कि भाई सिर्फ आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई प्रॉब्लम्स में जूझ रहा है। परीक्षा की लाइफ में अलग प्रॉब्लम होगी, स्निग्धा की लाइफ में अलग होगी, वृंदा की में अलग होगी, मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है। मेरी भी परफेक्ट नहीं है भाई। ठीक है, मेरी भी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है। सुबह सुबह आपको पता नहीं है कितनी मुश्किल से उठता हूँ मैं। 4 अलार्म लगाता हूँ तब जाके चौथे अलार्म में जाके मैं उठ रहा होता हूँ कि हाँ यार अब उठ जाओ, बहुत हो गया, नहीं तो फिर क्लास निकल जाएगी। तो छोटी प्रॉब्लम नहीं है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना नहीं, बट जोक्स अपार्ट, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना, ये मेरे को बहुत लेट समझ आया था फ्रैंकली, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ। ये मुझे मुझे बहुत लेट समझ में आया था। ये मुझे समझ में आया था लगभग जब मैं जॉब में, जो केपीएमजी और डिलॉयट में जॉब कर रहा था, तब मुझे समझ आया था। मैं उससे पहले कई चीजों में ना क्रिप करता रहता था, यार मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, या मेरे पास ये चीज नहीं है, काश अगर मेरे पास ये होता तो मैं और अच्छा कर लेता। बट देन आई रियलाइज, नो सिचुएशन इज परफेक्ट, दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, और हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसकी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन पता है ये मेरे को रियलाइज कब हुआ था, जब मैंने दूसरों की प्रॉब्लम सुननी सुननी शुरू करी। सो डिलॉयट में जब मैं जाता था, हम लोग डिलॉयट की एक अपनी बस होती थी जिसमें हम जाते थे, एंड साथ में बैठते थे, हम गप्पे मार रहे होते थे। व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, देन आई रियलाइज, अरे यार लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, मेरे को लगता था मेरी ही प्रॉब्लम है। और इतनी तरह की प्रॉब्लम होती है ना कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमोशनल प्रॉब्लम में कोई अलग गुजर रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से जा रहा है, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है। एंड देन यू रियलाइज कि हम जिस चीज को लेके क्रिप कर रहे हैं ना, वो तो बहुत छोटी है। तो जिस दिन आप ये समझ लोगे ना कि आपकी प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई बंदा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, एंड योर प्रॉब्लम इज जस्ट वन ऑफ देम, उसको इतनी तवज्जो देना छोड़ दोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि ठीक है यार, लाइफ में सबकी प्रॉब्लम होती है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस। उसको कैसे दूर करना है उस पर फोकस करते हैं, ना कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, इस पे फोकस नहीं करना। प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उस पर फोकस करो। क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? ठीक है। कुछ और किसी को कुछ डिस्कस करना है? आज मैंने कैश फ्लो डिस्कस नहीं किया आज, क्योंकि टॉपिक कुछ और हमारा शुरू हो गया था, तो आज आई थॉट कि पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एनीथिंग किसी और के दिमाग में कुछ आ रहा है कि सर मुझे ना ये दिक्कत आती है, ये समझ नहीं आता कैसे तैयार करूं, या मेरे को पेपर देते वक्त ये प्रॉब्लम आती है? एनीवन हु वांट्स टू डिस्कस एनी एनी पॉइंट? परीक्षा, स्निग्धा, कोई कोई भी हैंड रेस कर दो, किसी को कुछ अगर बताना है या कुछ पूछना है या कुछ डिस्कस करना है। हाँ परीक्षा। सर आप ना वो सैम्पल पेपर वाली बुक वापस भेज दो, वो मिल नहीं रही। आ, कहाँ है भाई? यार एक बार जरा बाकी लोग भी जल्दी से सर्च करना, क्योंकि मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी ना। अगर किसी को पहले मिल जाती है तो यार आप लोग भेज दो, मैं भी देख रहा हूँ कहाँ है। डॉक्यूमेंट्स। अच्छा एक चीज और, एक बात और, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक दो बातें और इंपॉर्टेंट बात करनी है। वृंदा ने भेजी क्या? यस सर, भेज दी। चलो बढ़िया।
सब बुक की फोटो भेजिए, मतलब सैम्पल पेपर्स आप कहते हैं ना, आपने पीडीएफ अबे भेजे सैंपल होंगे। पेपर भी भेजे हैं, हाँ ये तूने वो वाली भेज दी होगी, एट टू अकाउंटेंसी वाली। मिल गए सर, थैंक यू। चलो मिल गया, तनीषा ने भेज दिया। ठीक है। हाँ जी। एक दो बातें और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे क्वेश्चंस उठ करके आ जाते हैं एनसीईआरटी में से। सो एनसीईआरटी को जरूर अपनी लिस्ट में रखना कि मुझे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो एनसीईआरटी इतनी छोटी सी होती है, तो उसमें होता ही क्या है, क्वेश्चन ही होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करने में टाइम भी नहीं लगता ज्यादा, बट द ओनली थिंग इज कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कई बार। तो प्लीज अपनी लिस्ट में नोट कर लो कि मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करने हैं। और एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको फिजिकल बुक नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती है, बिकती नहीं है, लोग रखते ही नहीं है इस चक्कर में। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपको 99% डाउनलोड करनी पड़ेगी एनसीईआरटी की वेबसाइट से। ठीक है। तो जो लेटेस्ट आपकी एनसीईआरटी अवेलेबल है वहां से डाउनलोड करके आप एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस तब करना जब आपका वो चैप्टर रिवाइज हो चुका है, यानी जैसे अब मान लो मेरा शेयर्स का चैप्टर, आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट, तो फिर मैं उठा करके शेयर्स के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, नंबर 2, मैंने आपको कुछ ना केंद्रीय विद्यालय के स्टडी मटेरियल भेजे। ठीक है। अगेन ये केंद्रीय विद्यालय समझते हो ना, गवर्नमेंट स्कूल्स का पूरा वो होता है एसोसिएशन से नाम, तो उन उन उसमें से ही पेपर बनने के चांसेस अगेन ज्यादा होते हैं, उसमें से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो उनको भी कोशिश करना प्रैक्टिस कर सको। मैं आपको ये मटेरियल जो भेजता हूँ इसका पर्पस यही होता है कि जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपके पास मटेरियल हो। तो अगर आप ऐसे पूछोगे सर डीके गोयल करूं या केंद्रीय विद्यालय वाला करूं, तो आई वुड सजेस्ट केंद्रीय विद्यालय वाला कर लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस उठ के आने के चांसेस ज्यादा। ठीक है। तो अगेन ये वाली आपके मटेरियल एनसीईआरटी और ये केंद्रीय विद्यालय वाले ऐसे हैं जो आपके चैप्टर वाइज होंगे। तो ये आपको सिर्फ तब करना है जब आपको अपना चैप्टर पक्का करना है। एनसीईआरटी तो करना ही करना है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय वाला ऑब्वियसली देखो, मैं बहुत सारी चीजें आपको दे दूं, ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, सब नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू पिक एंड चूज डिपेंडिंग अपॉन टाइम। मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहेगी सैंपल पेपर। आपको हमेशा क्या करना है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, उसमें से जो आइडेंटिफाई होगा ना, कि सपोज करो उसमें आइडेंटिफाई हुआ शेयर्स के चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो फिर जब शेयर की प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो आप ये वाली बुक उठाना। तो आपको ये बुक कब उठानी है, ये बुक तब उठानी है केंद्रीय विद्यालय वाली, जब आपको दिख रहा है कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, मुझे वो टॉपिक सही करना है। सो इट शुड बी दी सेकंड स्टेप। ऐसा नहीं कि पहले मैं सारे चैप्टर यहाँ से रिवाइज करता हूँ फिर सैंपल पेपर पे जाऊंगा, नहीं। सैंपल पेपर पे फोकस करो, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज वीक है और फिर उसको यहाँ से सही करो। क्लियर हो गया है? केंद्रीय विद्यालय वाले हैं परीक्षा, करीब आई थिंक 3-4 भेजे हैं मैंने, 3 भेजे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3। हाँ सर है। ठीक है। एनसीईआरटी लेकिन जरूर करनी है। एनसीईआरटी तो कभी भी जब आपको टाइम मिलेगा, जब भी बीच में ड्यूरिंग द कोर्स आपको कभी भी जब मौका मिलता है तो उसको जरूर कर लेना। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, पर चैप्टर आई थिंक 15-20 क्वेश्चन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो इट्स वेरी स्मॉल। बट हाँ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको जरूर कर लेना। वृंदा आप कुछ और भी पूछ रहे थे क्या? सर मैं तो ये बोल रही थी, जैसे जब क्वेश्चंस करती हूँ ना मैं तो, और जब मैच नहीं होता मेरा, वैसे तो मैं कभी कभार क्या करती हूँ, जब मेरा ज्यादा टाइम लग जाता है तो मैं अकाउंट क्लोज ही नहीं करती, बस एंट्रीज करके आगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन कर देती हूँ, बट फिर लास्ट में हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है, क्वेश्चन पे दिमाग ही नहीं लग पाता, तो हाँ, तो उसका। इसका पता है, ये इसका इसका सोल्यूशन भी यही है, सैंपल पेपर। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। हमें पेपर देने की आदत नहीं है, हम उस एनवायरनमेंट में नहीं है। ठीक है। आप जितने ज्यादा पेपर दोगे ना, उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होते चले जाओगे। वो जो एक हवा होता है ना पेपर का, हाय पेपर देना है पेपर देना है, आधे बच्चे ना ऐसे होते हैं, पेपर से पहले ना टेंशन में आनी शुरू हो जाते हैं। हाय पेपर 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 पेपर, उनमें से मैं भी हुआ करता था, कि जब पेपर की बात आती है तो पता नहीं एकदम दिमाग में तैयारी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों पेपर की ना हवा होता था कि पेपर देना है पेपर देना है। और कुछ हुआ ना, हमारे घर वाले भी बना देते थे,
कुछ टीचर बना देता है, कुछ घर वाले बना देते हैं। तो देखो एज अ टीचर तो मैं कोशिश करता हूँ कि हुआ तो नहीं बनाऊं। आपने अगर नोटिस किया हो, मैं पेपर को लेके कभी ये नहीं करता कि अगर मार्क्स नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और अगर मार्क्स नहीं भी आते तो भी मैं आपको ऐसे नहीं कि कोई बहुत ज्यादा डांट लगा रहा होता है या कोई बहुत ज्यादा आपको। मुझे ये जरूर होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये देखो कि आप गलती क्या कर रहे हो। यू शुड नॉट बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग, इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग। तो अगर वृंदा तेरी बार बार यही गलती हो रही है कि तू बार बार यही कर रही है कि तू अपने आधे अकाउंट्स खुले छोड़ के आ जाती है और उसको क्लोज नहीं करती है, देन यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। समझ रही है मेरी बात? यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट। एक आधा बार हुआ तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप बार बार ऐसे ही कर रहे हो और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा कर रहे हो, यार अगर मैं टीचर होऊंगा ना तो मैं भी ये कहूंगा यार ये क्या है, इसने आधा आधे क्वेश्चन करके छोड़ दिए। तो मैं भी मार्क्स काटूंगा यार उसी हिसाब से, फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा। मुझे उससे ज्यादा बेटर लगेगा कि अगर 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन में से तूने 3 पूरे कर दिए, तो कम से कम मुझे वो 3 देख के खुशी होगी कि हाँ चलिए तो इसको अच्छे से आते थे, इसने पूरे ढंग से कर दिया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना सैंपल पेपर, तो वहां से ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे हिसाब से दूर हो जानी चाहिए। जितने ज्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली वहां से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक रीजन अभी आधा आधा छोड़ने का ये भी होता है कि तेरे को टेंशन हो रही होती है कि मैं टाइम से पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आधा आधा छोड़ के आगे भग जाती हूँ, है ना? कोई बात नहीं, अभी सैंपल पेपर करो, अभी तो टाइम की बाउंडेशन ही नहीं है। अब तो हम खुद देख रहे हैं ना कि कितना टाइम लग रहा है हमें। करो अभी धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आदत पड़ जाएगी। आपने अगर नोटिस किया हो, इनिशियली अगर आप शेयर्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बड़े वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे 6 मार्क्स का आता है तो 12 मिनट लगने चाहिए। इनिशियली हो सकता था आधा आधा घंटा भी लग रहा होगा, 30 मिनट्स। जब शुरुआत हमने करी थी तो आधा आधा घंटा लग रहा होगा, तो लगता होगा अबे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे करूंगा। बट लेकिन फिर क्या, धीरे धीरे आदत पड़ गई कि हाँ अब हमें पता है कैसे वर्किंग नोट बनाना है। स्टेप्स क्या है, दिमाग में ना वो रटना शुरू हो जाता है, पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना फिर ये करना, सब रटनी शुरू हो जाती है चीजें। वो कैसे होती है? प्रैक्टिस से। अभी आपको एक चैप्टर के क्वेश्चन से दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन पे जाने की प्रैक्टिस नहीं है, और इस वजह से टाइम ज्यादा लगता है। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सैंपल पेपर करो। जितने ज्यादा सैंपल पेपर करोगे, माइंड को ये चीज अडेप्ट करने की आदत पड़ जाएगी कि हाँ मैं शेयर्स के क्वेश्चंस के बाद कैश फ्लो के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो कैसे मुझे एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाना है। समझ आया वृंदा? तो जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको ये आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। एंड जो टाइम ज्यादा अभी लगता है ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में, एक तरफ से दूसरे तरफ आने में, वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाए। समझ आ गई मेरी बात? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना ज्यादा, आई एम टेलिंग यू, अपने मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे आई डोंट नो, मुझे ये या तो समझ नहीं आया था या मुझे बताने वाले लोग नहीं थे इतने कि सैंपल पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज मैंने सीए में जाके सीखी थी। सीए में जाके मुझे समझ में आया था कि भाई पेपर देने कितना इंपॉर्टेंट होता है। सैंपल पेपर नहीं दोगे तो आपको आपकी तैयारी लिटरली आधी है। लिटरली आधी तैयारी है आपकी। जब सैंपल पेपर देते हो तो मल्टीप्लाई होती है तैयारी आपकी। तो इसलिए सैंपल पेपर जरूर जितने ज्यादा दे सकते हो वो दो। उसके बिना आपकी कोई तैयारी नहीं है, और वो जो तैयारी कराता है ना, वो तैयारी बाकी चीजों के कंपेरेटिवली कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी क्वेश्चन चैप्टर वाइज करते रहो, लेकिन जब जब आपका सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कंबाइन होके आते हैं ना, तो आप पैनिक होना शुरू हो जाते हो, आप फंसना शुरू हो जाते हो क्वेश्चन में। तो इसीलिए उस चीज की तैयारी करनी जरूरी है। ठीक है? दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। अभी से शुरू करेंगे तभी हम जाके कम से कम मतलब 15-20 सैंपल पेपर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने 15-20 सैंपल पेपर नहीं किए, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप बोर्ड के लिए बैठोगे, तो वो जो कंफर्ट आना चाहिए, वो जो एक आपको आदत पड़ जानी चाहिए, रट जानी चाहिए चीजें कि हाँ एक एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जब जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो कंफर्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? तो इसीलिए अभी से पेपर देना शुरू करो। संडे को एक पेपर दो, सैटरडे या संडे कभी भी दे दो एक पेपर। ठीक है? एक पेपर दो। फिर से बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने चैप्टर आते हैं कितने चैप्टर नहीं आते हैं, कोई फर्क। जितना जो याद है उसके हिसाब से दो।
ठीक है, क्लियर हो गया। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास जो कि अपनी होगी मंडे को विल डिस्कस कि सैंपल पेपर में आपने जो किया है उसके हिसाब से आपको कहाँ दिक्कत आई, क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा, विल अंडरस्टैंड। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है? नहीं? अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने क्वेश्चंस रह गए भाई? मैंने आपको आई थिंक शुरू के कितने दिए थे अरुणिमा? शुरू के बोले थे मैंने 4 क्वेश्चंस तो पहले आप कर चुके थे। 5 to 20। 5 to 20 इससे था। आपने वीडियोस देखे थे मेरे? आपने क्लास तो अटेंड नहीं करी थी, सुनिता एंड प्रत्युष? यस सर, 2 क्लासेस की वीडियोस बची हैं, बाकी सारी देखी। 2 क्लासेस की वीडियो बची हुई है अभी, तो भाई वीडियोस देखो प्लीज एंड साथ में क्वेश्चंस करो। मुझे इनके यस आपके क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, आपने भेजे नहीं है, तो आप लोगों के मुझे चाहिए, जैसे मैंने सिखाया है मुझे उसी हिसाब से चाहिए। एंड आई एम नॉट श्योर कि आपके स्कूल में कैसे सिखाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलो। आप मेरे साथ आए हो तो इस चीज पे ट्रस्ट करके चलो। दिस दिस इज द इजीएस्ट वे। आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ना केवल ठीक होने के चांसेस पूरे बनते हैं, बल्कि विद इन द टाइम खत्म करने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो आप पूरा, सबसे पहला स्टेप, पूरा फॉर्मेट याद करो, इसी फॉर्मेट को पूरा बनाओ, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन करो। ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। आपके स्कूल में आई एम श्योर ऐसे नहीं करा रहे होंगे, ये फॉर्मेट नहीं बनाया होगा। वहां कैसे कराया है? मैम ने अलग अलग एक्टिविटीज को अलग से टिकअप करा था और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन एक करवाया था कि कैसे हाँ, तो जैसे बुक में दे रखा है उन्होंने वैसे ही चलना, धीरे धीरे चलना शुरू किया है ना। उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि आपकी होलिस्टिकली एक दिमाग में ये नहीं क्लियर होता कि कोई भी ट्रांजेक्शन उसके 2 इफेक्ट कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे। या तो आप पहले ऑपरेटिंग समझ रहे थे तो ऑपरेटिंग समझ रहे थे, अब उसमें आप इंटरेस्ट पेड रिवर्स कर रहे हो, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा वो तो देख ही नहीं रहे। ठीक है ना? प्लस आपका एक फॉर्मेट पहले से बना होता है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही तो करने हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको आपने अगर करे भी थे, टीचर ने जैसे कराया है, प्लीज इस चैप्टर को दोबारा जैसे मैंने बताया है उस तरीके से जरूर प्रैक्टिस करो, एंड यू विल फील द डिफरेंस, आई एम टेलिंग यू। आपको पता चलेगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो बात गलत नहीं है, इसमें बहुत फायदा होता है। हमने ये इतने इजी रूल्स बनाए हैं ना इसके लिए। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, इससे आसान मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको कोई और तरीका समझ आता है जो इससे बेटर लगता है या आसान लगता है तो मुझे बताओ, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हूँ। और फॉर दैट मैटर एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर में अगर आपको लगता है कि हमने जो तरीके करे हैं उससे कोई बेटर तरीका है तो लेट मी नो। क्योंकि ये तरीके भी, ऐसा नहीं है कि ये सारे तरीके मेरे अपने ही हैं। अगर कोई तरीका मुझे किसी और से बेटर लग रहा होता है तो आई ट्राई टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर मेथड। तो ऐसा नहीं है कि आई एम रिजिड इन दैट। इनफैक्ट कैश फ्लो में कई रूल्स मैंने चेंज भी किए धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यार ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे ज्यादा याद करने में जल्दी आसानी होती है और जल्दी आसानी से काम भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको भी अगर कुछ लगता है ऐसा कुछ है तो यू कैन लेट। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से बोला था, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 20 क्वेश्चंस करने को अरुणिमा, राइट? तो बेटा जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपको 39 तक वो भी करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कैश फ्लो के सारे डाउट्स लेते हैं, जो भी आपके डाउट्स बचे हुए हैं। ठीक है, आज तो नहीं ले पाया मैं डाउट्स, तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? आज कौन सा दिन है? मंडे को होगी ना? सो मंडे को आपके कैश फ्लो के डाउट्स लेते हैं। टुडे इज फ्राइडे, राइट? ठीक है, तो मंडे को आपके कैश फ्लो के डाउट्स लेते हैं एंड मंडे को इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हाँ परीक्षा, कुछ कह रही है? सर मंडे को पूरा कैश फ्लो भी है और सैंपल पेपर भी है। हाँ, तो कैश फ्लो में बचा क्या है? मुझे